जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएसई हब में। जैसे में हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान की एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए अपन अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था जिसका नाम था कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, जिसके 7 वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। यदि आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपको कहीं से भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा कि उलझ जाओगे आप। बहुत ही शानदार तरीके से 7 पार्ट इसके अपलोड कर दिए गए हैं। अपन कोशिका अंगक पढ़ रहे थे, कल का वीडियो में 3 कोशिका अंगक कंप्लीट करे थे। कल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी काय को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। यदि तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना है तो कल वाला वीडियो देखें। और आज अपन नया अंगक पढ़ रहे हैं लवक, प्लास्टिड, या इसको हिंदी में प्लास्टिड भी ऐसे ही बोल देते हैं। देखो आपके ये जो एनसीईआरटी है वो क्या करती है, इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख देती है। तो जरूरी नहीं कहीं लवक लिखा हुआ है, एग्जाम में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्लास्टिड। तो एक ही बात है। वैसे तो प्लास्टिड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बट हिंदी में प्लास्टिड लिख देगा तो भी लवक मान के चलना है। अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, लवक। तो चलिए लवक को बातें 2-4 बातें ध्यान से सुनो, फिर बस लिखना है। अंगकों में तो ज़्यादा जोर आएगा ही नहीं। 2-2, 4-4, 5-5 लाइनें हैं, सब में एक छोटे छोटे डायग्राम है। लवक क्या होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ये लवक, पहली बात तो याद करो, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। किन में पाए जाएंगे, पादप कोशिकाओं में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लवक है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो लवक हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। दोहरी झिल्ली वाला अंगक है, इंपॉर्टेंट है। कितनी झिल्लियां होती है इस पे, खुद पे 2 झिल्ली वाला अंगक है, ठीक है, मान लिया। अब इस लवक में भी कुछ टाइप होते हैं। लवक में भी क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। जैसे कुछ लवक तो रंगीन मिलेंगे दिखने में। कैसे होते हैं, रंगीन। तो रंगीन वाले तो रंगीन लवक हो जाएंगे। और कुछ मिलेंगे सफ़ेद रंग के मिलेंगे आपको। तो वो क्या काम करेंगे, जो रंगीन होते हैं। रंगीन में भी यदि किसी में ग्रीन रंग है, यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, तो वो हो जाएंगे क्लोरोप्लास्टिड वाले। यानी तो वो क्या करेंगे, पौधों में भोजन का निर्माण करेंगे। और कुछ लवक ऐसे होते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, वो पौधों में क्या करते हैं, वो पौधों में कुछ खाद्य चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। वो प्रोटीन है, स्टार्च है, वसा है, ऑयल है, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो पहले अपन डायग्राम से शुरुआत करते हैं, फिर बात करेंगे कितने टाइप कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आ जाइए, 2 झिल्ली होती है, तो ये लीजिए बाहर वाली झिल्ली। डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। बाहरी झिल्ली ये कौन सी हो गई आपकी, आंतरिक झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 झिल्लियां बताई थी, तो यहाँ भी कितनी झिल्ली याद करनी है, 2 झिल्ली। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली झिल्ली थी वो फोल्ड थे उसमें, इसमें फोल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलो, क्या होता है इसमें देखो ऐसे कुछ गोल गोल संरचनाएं दिखेंगी आपको। ऐसे गोल गोल संरचनाओं का ढेर मिलेगा। ओके, ऐसे खूब सारी गोल गोल संरचनाओं का क्या मिलेगा, ढेर। डिस्क जैसी संरचनाएं होती है जिनका ढेर होता है ऐसे, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, कनेक्ट रहेगी ऐसे एक दूसरे से ऐसे। ये लीजिए, तो ये महत्वपूर्ण संरचना है इसकी। इन्हीं में क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को कैच करता है और उसे भोजन का निर्माण करता है पौधों की पत्तियों में। तो इस एक डिस्क को थाइलेकोइड कहते हैं। कुछ वर्ड आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इस एक डिस्क को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। तो मैं नामकरण भी साथ साथ ही लिख रहा हूं। ये क्या है भाई, बाहरी झिल्ली, याद करते जाएंगे। ये कौन है, आंतरिक झिल्ली। ये जो एक है इसको क्या बोलूंगा, थाइलेकोइड। यहां लिख रहा हूं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। बार बार 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। थाइलेकोइड के ये जमने से जो पूरा पार्ट बनता है, ऐसे डिस्क वाला पार्ट, इस पार्ट को ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। याद करना है, ये वाले, ये सारे, ये क्या, कौन सा पार्ट है, ग्रेना। ग्रेना, यहाँ वर्डिंग अलग अलग है। बाकी देखो यहाँ पे द्रव भरा हुआ रहता है। ये लीजिए, इसमें मैं क्या पढ़ देता हूं, द्रव। कुछ बातें और आएगी इंपॉर्टेंट, अभी द्रव भरा हुआ रहता है। तो ये जो द्रव वाला पार्ट होता है यहाँ पे, यानी ग्रेना के अलावा जो भी पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। याद करना है। ये लीजिए, ये जो बाकी पार्ट है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा।
तो आपको पूछे ग्रेना है वो किसमें पाया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर पड़ा हुआ रहता है। जैसे आप ऐसे सोचो कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर खूब सारा लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ डिस्क तैर रही है, वैसे वाला सीन है ये डिस्क है। ये जो चकती टाइप की संरचनाएं हैं, वर्ताकार जैसी कुछ संरचनाएं हैं, उनका ढेर होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर पड़ा हुआ रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जैसे आपको एक अंगक ऐसा बताया था रे जिसमें खुद का डीएनए था, कौन था कल वाली क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया था। तो वैसे ही इस लवक के पास भी खुद का डीएनए होता है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें आ गई हैं। तो यहां पे इसका क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए। ये लीजिए मैंने बना दिया है। तो ये क्या है, लवक डीएनए, खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए। और जहां खुद का डीएनए मिलता है ना, वहां आपको खुद का राइबोसोम भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर बीच बीच में कौन पड़ा हुआ रहता है, राइबोसोम। ये लीजिए परफेक्ट संरचना हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें कहीं भी। तो ये कौन है आपका, राइबोसोम। और ये चित्र किसका बताओगे, चित्र तो ये बता दोगे लवक की संरचना। इसी से आप थ्योरी लिख के आ सकते हो। लगभग दो झिल्लियां, तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है जिसमें वर्ताकार चकती जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड, जो पूरा थाइलेकोइड मिलाने से जो पार्ट बनता है उसको ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना के अलावा वाला पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है। खुद का हरित लवक के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ये आपकी संरचना हो गई, किसकी हो गई, प्लेस्टिड की। तो पहले संरचना लिखेंगे, फिर इसके बारे में, इसके प्रकार वगैरह डिसाइड करेंगे, उनके कुछ वर्ड याद करेंगे। पहले आप चित्र को बनाइए। अब अपन लवक को थोड़ा मैंने लिख दिया है, जो समझाया था उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अभी के अभी याद कर लेते हैं। आइए मेरे साथ। लवक प्लेस्टिड, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। याद रखना, जंतु नहीं आएगा यहाँ पे। लवक दो प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है भाई आपके। कितने प्रकार के लवक बताने, दो। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। याद करो, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पहले दो टाइप याद करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड केमिस्ट्री से आया हुआ है। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, जहां भी रंगीन वर्ड आएगा वहां क्रोमो वर्ड आएगा। तो क्रोमोप्लास्ट, तो कौन से लवक आएंगे इसमें, रंगीन वाले लवक आएंगे। और रंगीन लवक का एक एग्जाम्पल बेस्ट है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। तो सुना होगा, 7th क्लास में आया था हरित लवक। हरे रंग का वर्णक होता है, पादपों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो हरे रंग वाले लवक को क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे इंग्लिश में। और क्लोरोप्लास्ट एग्जाम्पल किसका हो गया, क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमो का मतलब रंगीन है, हरा रंग रंगीन है, तो क्लोरोप्लास्ट याद हो जाएगा। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट। एक कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है सफेद या रंगहीन, श्वेत या रंगहीन वाले लोग होते हैं। तो दो प्रकार के याद कर लो भाई, क्रोमो और ल्यूको। और क्रोमो के अंदर कौन आ जाएगा, क्लोरो। ओके, अब इस क्लोरो को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल। जिस वर्णक, जो हरे रंग का वर्णक होता है उसका नाम है ये क्लोरोफिल वर्णक। वर्णक का मतलब है रंग, उसे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण करना है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा सा आइडिया 7th क्लास में आ गया था। पत्तियों के अंदर हरित लवक है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अवशोषित करते हैं। इस अभिक्रिया में जल और चाहिए, इन सबको मिलाने से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऊर्जा बनती है, उसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, और क्लोरोफिल वर्णक जिस लवक में होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, और हिंदी में उसी का नाम हरित लवक है। कोई वह वर्ड आ सकता है। फिर आ जाइए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले तथा नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक,
नाम तो इसका हरा दे दिया, बट इसमें अकेला हरा कलर ही नहीं पाया जाता है, कुछ नारंगी और पीले कलर भी पाए जाते हैं जिनका काम भी है, बट मेनली कौन सा कलर होता है, हरा कलर। लेकिन बस एक लाइन अतिरिक्त है भाई, ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले तथा नारंगी रंग भी होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, ये 2 प्रकार के लवक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांसेज है। एक ये पूछ सकता है क्रोमोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है, तो आप कह देना क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में, याद हो जाएगा। और क्या रहा इसमें, फिर ये पूछ सकता है ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम में आता है, तो आप कह दोगे प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। अब ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम मैंने बता दिया, इनका काम है भोजन संग्रहित करना, कुछ भी चीजें संग्रहित करेगा, ये प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, इन चीजों को इकट्ठा करने का काम करेगा। तो कुछ जगह ये क्या काम में आता है, भोजन संग्रहित करने के काम में आता है। तो अपन ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ने जा रहे हैं, पहले नोट कीजिए। आ जाइए, लवक की महत्वपूर्ण बातें और लिख दी है मैंने, ल्यूकोप्लास्ट की कुछ बातें कर लेते हैं, आगे क्लोरोप्लास्ट फिर से आ जाएगा। एक लाइनें हैं, वही लाइनों को पढ़ते जाओ, याद होती जाएंगी। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आएगी आपके कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, इतना सा सवाल आएगा। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, तो आपको इतना सा रख रहा है, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से किस किस का संचय करता है, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, जो आलू में खाने वाला भाग होता है वो स्टार्च होता है, यानी अपन स्टार्च अपन खुद भी खाते हैं। तो स्टार्च है, तेल, प्रोटीन, इन सब पदार्थों का क्या करता है, संचय करता है। याद हो गया, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। लवक में अपना डीएनए व राइबोसोम होता है, ये मैंने स्पेशली बताया था। तो अब आप 2 अंगक याद कर लो ऐसे, जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक। ये दोनों जने ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर ही 2-2 झिल्लियां होती हैं, दोनों के पास ही खुद का डीएनए होता है और दोनों के पास ही खुद का राइबोसोम भी होता है। तो अच्छे पर्सन बन गए यहाँ से। फिर आ जाओ, लवक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है, पता है। अब आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट के भीतर बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, इन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। ये समझा दिया मैंने, ये थाइलेकोइड आपके चित्र में देख लो, ये कौन है, थाइलेकोइड। इस पूरे थाइलेकोइड वाले पार्ट को मिला के क्या बोल देते हैं, ग्रेना। क्या बोल देते हैं, ग्रेना। और इनको क्या बोल देते हैं, थाइलेकोइड। ये जो डिस्क जैसी संरचना है, इनको थाइलेकोइड बोल देते हैं। और ये थाइलेकोइड वहां कहां पाई जाती है, स्ट्रोमा में। जो ये यहाँ पे बाकी जो है पदार्थ, उसको क्या बोलते थे, स्ट्रोमा। तो ये लाइनें का कैसे पूछेगा, तो ये आजकल फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लग गए, राजस्थान बोर्ड में देखा होगा आपने। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जगह छोड़ देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, जिन्हें डेश कहते हैं। तो तुम्हें क्या बनना है, थाइलेकोइड कहते हैं। तो आजकल लाइन टू लाइन ही पर्सन आने लग गए, इसलिए एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना पड़ता है। फिर ये आ जाओ, थाइलेकोइड डेश में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, थाइलेकोइड स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो लाइनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि उससे संबंधित आंसर किया जा सके। वरना यदि आपने लाइनें नहीं पढ़ी तो आपका आइडिया भी नहीं लगेगा। नॉलेज होना एक अलग चीज है और स्कोर करना एक अलग चीज है। नॉलेज के बाद में आपको कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, उन लाइनों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके स्कोर होता है। तो समझ में आ गई होगी बात। इसके साथ अपना लवक क्या हो चुका है, खत्म। लवक की महत्वपूर्ण सारी लाइनों को 2-2 बार देख लो आप वीडियो को देख के, फिर आपका काम हो जाएगा, डायग्राम अच्छा सा बनाना आएगा। अब अगला अंगक पढ़ते हैं, पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए हेडिंग, ये सिंपल है भाई, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। रसधानी, ये शायद अंतिम ही बचा है अपने। रसधानी क्या होती है, तो देखो बता देता हूं, बहुत सिंपल है। रसधानी एकल झिल्ली वाली थैलियां होती हैं और कुछ भी नहीं। थैली जैसी संरचना होती है जिसमें एक झिल्ली पाई जाती है। तो क्या इनका काम वही हो गया, ये भी संचय करती है, इकट्ठा करती है खाद्य पदार्थ, मान लो कुछ भी और अन्य पदार्थ, कार्बनिक अम्ल हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, प्रोटीन हो गए, इन सब चीजों का संचय करती है, इकट्ठा करती है। तो क्या बहुत सारी चीजें, हाँ, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक हैं जो संचय करने का काम करता है, लेकिन मेनली संचय करने का जो पर्सनल काम है वो किसको दे रखा है, रसधानी को। आप सुनते जाओ 2-4 बातें, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है, याद करो। पादप कोशिका में ये बहुत बड़े आकार की होती है और केंद्र में पड़ी हुई रहती है।
केंद्र के अंदर नहीं, सेंटर में, केंद्र को साइड में कर देती है। केंद्रक होता है जो न्यूक्लियस, उसको साइड में पे कर देती है और ये ऐसे फैली हुई होती है। ये जैसे मान लो कोशिका लिए मैंने, तो यहाँ पे ऐसे पूरे में क्या फैली हुई रहती है, ये रसधानी। ये कौन सी कोशिका की बात हो रही है, पादप कोशिका की। अभी समझ रहे हैं पर रफ डायग्राम, अभी ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी दानी है, रसधानी। ध्यान रखना पौधों में, और ये पौधों में 50 से 90% स्थान घेर लेती है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। कितने परसेंट आयतन, इस कोशिका का पूरा आयतन का 50% से 90% आयतन अकेला कौन घेर लेती है, रसधानी। फिर ये पौधों में क्या करती है, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन वगैरह सबको, ऑयल वगैरह बहुत सारी चीजों को इसमें स्टोर रखती है, इकट्ठा रखती है। तो यहाँ केंद्र इधर शिफ्ट हो जाता है कोशिका में। तो ये तो किसकी बात हो गई है, पादप कोशिका में रसधानी होती है। वो एक ही होती है, कितनी होती है संख्या में, एक, लेकिन वो ही बहुत बड़ी होती है। अब जंतु कोशिका की तरफ आओ। मान लो ये जंतु कोशिका है भाई, एक बार के लिए कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में रसधानियां होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं लेकिन संख्या में ज्यादा हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे पाई जाएंगी, संख्या में ज्यादा हो सकती हैं बट छोटी छोटी पाई जाएंगी। ऐसे समझ रहे हो फर्क दोनों में। तो ये अंतर आएगा ना जब अपन पादप कोशिका का और जंतु कोशिका का, तब ये लाइन लिखेंगे अपन कि पादप कोशिका में है वो रसदानी है, वो मध्य में पाई जाती है और आयतन का 50 से 90% तक कवर कर लेती है। और जंतु कोशिका में रसदानी एक से ज्यादा पाई जाती है, बस बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो ये होगी रसदानी। तो रसदानी का और कोई पॉइंट्स क्या है, तो एक कोशिका वाले जीव होते हैं, पढ़ा दिया, एक कोशिक जीव जैसे अमीबा वगैरह में। तो अमीबा वगैरह में जो खाने वाली चीजें होती है ना, वो उसमें भी ये रसदानी पाई जाती है, एक कोशिक जीवों में भी, और ये इसके अंदर पड़ी हुई रहती है खाने वाली चीजें। तो ये एक बात और याद होगी, एक कोशिक जीवों में उपभोग करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य पदार्थ होते हैं, वो किस में पड़े हुए रहते हैं, रसदानी में पड़े हुए रहते हैं। और रसदानी का एक और काम है, कुछ जीवों में, एक कोशिक जीवों में ये उत्सर्जन का भी काम करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्सर्जन। बाकी तो यहाँ स्टोर करिए, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला, उत्सर्जन। जैसे कि मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, किडनी वगैरह करती है, बट एक कोशिक जीवों में रसदानी उत्सर्जन का काम कर लेती है, अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर लेती है और बाहर छोड़ देती है। तो अपशिष्ट पदार्थों में जैसे कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ हो गए, इसके अलावा यदि उस जीव में अतिरिक्त पानी आ गया हो, अतिरिक्त जल चला गया हो, तो उस जल को भी बाहर निकालने का काम ये रसदानी करती है। तो रसदानी की सारी लाइनें याद हैं, एक सेकंड में दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। कितनी झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है। पौधों में ये बहुत बड़ी होती है, अकेली होती है, 50 से 90% हिस्सा कवर कर लेती है। पादपों में ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं। इनका काम क्या है, तो इनका काम भी संचय करना है, कार्बनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन वगैरह का संचय करती है। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में भी ये खाद्य पदार्थों का संचय करती है। एक कोशिक जीवों में ही है उत्सर्जन का कार्य भी करती है। जीव में आने वाले अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम भी रसदानी करती है। इतनी चीजें रसदानी के काम में आ गई आपके, तो काम हो जाएगा आपका। अब रसदानी को लिखते हैं अपन, समझ लिया आपने। आ जाइए रसदानी की लाइनें पढ़ लेते हैं, बहुत इजी लाइनें, बस साथ याद कर लो। रसदानियां पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं, याद हो जाएगा। ये रसदानी की फोटो भी मैंने बना दी, देख लो। बाहर दो झिल्लियां, इधर ये रसदानी, तो ये है अंदर एक झिल्ली वाली कौन है, रसदानी। ये बाहर तो कोशिका है। तो क्या कोशिका में दो लेयर क्यों बनाई, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और पादप कोशिका का पता है आपको, उसके ऊपर दो परत होती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। इसलिए मैंने ऐसा दो लेयर बाहर बनाई है। अंदर देखो ये जो भी दिख रहा है आपको, ये कौन है, रसदानी। रसदानी के अंदर ये जो पदार्थ है वो संग्रहित पदार्थ है, बहुत ईजी है। आ जाओ, जंतु कोशिका में रसदानियां छोटी होती है, अभी बताया था, जबकि पादप कोशिकाओं में रसदानियां कैसी होती हैं, बड़ी रसदानी होती है। और जो पौधों में केंद्रीय रसदानी, जो बीच में रसदानी पाई जाती है, बड़ी वाली केंद्रीय रसदानी कोशिका का 50 से 90% आयतन घेरती है। ये भी बता दिया, बहुत इजी लाइनें याद कर लो। पादप कोशिका की रसदानी में कोशिका द्रव्य बराबर रहता है। बताओ और क्या रहेगा कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है, तो वो द्रव्य उसमें भी चला जाता है और बाकी संचय पदार्थ भी चले जाते हैं। तो जिसके कारण कोशिका को स्फीति व कठोरता प्रदान करती है। ये दो वर्ड याद करने पड़ेंगे आपको कि पादप कोशिका में रसदानी का क्या काम है, तो पदार्थ तो स्टोर होते ही होते हैं, इसके अलावा ये कोशिका को स्फीति और कठोरता भी प्रदान करती है। इसके अंदर देखो खूब सारा लिक्विड बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट
पोजीशन में रह जाती है। तो टाइट रहने के कारण क्या होती है, कोशिका को स्फीति, स्फीति का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल सिकुड़ने नहीं देती है, स्फीति का मतलब होता है फैला के रखती है कोशिका को, तो स्फीति प्रदान करती है और कठोरता प्रदान करती है। तो बस ये लाइन याद कर लो भाई, पादप कोशिका की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ये कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। आएगी लाइनें याद रखना, या आवे ना आवा आपसे ये पूछ लेगा कि रसदानी के पादप कोशिका में उपयोग लिखिए, तो ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। फिर आ जाइए आगे, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि रसदानी में भरे रहते हैं। ये पदार्थ भरे हुए रहते हैं। अमीनो अम्ल थोड़ा सा बता दूं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं। प्रोटीन एक बहुत बड़ी चेन होती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब टुकड़ों में तोड़ोगे ना आप लोग, तो अमीनो अम्ल मिलेंगे तुम्हें। क्या मिलेंगे, तो ये प्रोटीन का छोटा रूप है, ऐसा याद रखो अभी के लिए। फिर 12th क्लास में आएगा अमीनो अम्ल की संरचना क्या होती है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन ही होते हैं, उनकी छोटी यानी उनकी यूनिट है। अमीनो अम्लों को, बहुत सारे अमीनो अम्लों को जोड़ दोगे ना आप, तो प्रोटीन बन जाती है। अमीनो अम्ल शर्करा तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शर्करा की लिस्ट में आते हैं। कार्बनिक अम्ल केमिस्ट्री वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अम्ल होते हैं ये। और प्रोटीन तो जानते ही हो। तो ऐसे पदार्थ किस में भरे हुए रहते हैं, रसदानी में भरे हुए रहते हैं। एक बार करके देख लो, संग्राहक थैलिया है, जंतु कोशिका में छोटी रसदानी होती है, पादप कोशिका में बड़ी रसदानी होती है, केंद्रीय रसदानी बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% स्थान घेर लेती है। पादप कोशिका की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, ये कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। और पौधों में आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको ये इकट्ठा करती है, जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा। ये काम हो गया आपका। 1-2 लाइनें और हैं, अभी वो बता देते हैं। एक कोशिक जीवों वाली अमीबा में ये रसदानी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करती है, और एक कोशिक जीवों में ये खाद्य रसदानी है वो पदार्थों के उत्सर्जन में भी काम में आती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के भी काम में आती हैं, जो अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती हैं। 2 लाइनें और लिखनी है, नोट कीजिए। ये 2 लाइनें बाकी हैं रसदानी में, जो आपके सामने लिख दी गई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा का एग्जाम्पल याद रखना है कि खाद्य रसदानी में खाद्य पदार्थ होते हैं, बस बहुत सिंपल है। इनको देखो नाम भी वैसा ही दे दिया जाता है, जैसे इसमें खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं तो इसको खाद्य रसदानी बोल देते हैं। तो प्रश्न यही आ जाता है आजकल कि खाद्य रसदानी निम्न में से किस जीव में पाई जाती है। फिर नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, तो खाद्य रसदानी के नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना, किस एक कोशिक जीव में पाई जाती है, अमीबा में। याद हो जाएगा काम। खाद्य रसदानी होती है अमीबा में, जिसमें क्या पड़े हुए रहते हैं, खाद्य पदार्थ। ओके, फिर आ जाओ, कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशिष्ट रसदानियां यानी स्पेशल, कुछ स्पेशल रसदानियां होती हैं जो कुछ ही एक कोशिक जीवों में पाई जाती हैं, जिनका काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और अपशिष्ट पदार्थों के साथ वो अतिरिक्त जल को भी बाहर निकाल देती है। देखो, भूल से ज्यादा पानी चला गया जीव के अंदर, तो आपको पता ज्यादा पानी जाने के बाद में क्या ही होगा, जीव फट सकता है। एक कोशिक जीव, एक कोशिका ही तो है, तो एक कोशिका फट गई तो जीव मर जाएगा। तो संतुलन बनाना पड़ेगा, पानी को वापस से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, रसदानी। अब रसदानी में से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है कि बस आप उनके गुण याद रखो, कार्य याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अब अपने अंगक क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो अपन अब कुछ बेसिक बातें लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक छोटी सी बात बाकी है, वो बहुत काम की है कि दोहरी झिल्ली वाले अंगकों को याद कर लेते हैं, एकल झिल्ली वाले, बिना झिल्ली वाले अंगक। तो मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूँ छोटी सी, तो आपको आगे तक भी काम आएगी कि दो झिल्ली वाले अंगक कौन कौन है, एक झिल्ली वाले कौन कौन है, और बिना झिल्ली वाले कौन कौन है। तो चलो वो लिखते हैं अपन। यहाँ आप इसको खत्म कर लेना कि ये अपने अंगक क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये जनरल नॉलेज का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए आप, दोहरी झिल्ली वाले अंगक तीनों याद करने सिलेबस में है, तीनों को अलग अलग पढ़ा दिया। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, अच्छी तरह से बता दिया गया है, तीनों को याद कर लो। फिर आ जाओ भाई, केंद्रक को न्यूक्लियस बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को एम से माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, लवक को प्लास्टिड बोल देते हैं। NMP ऐसे याद करने की कोशिश करो, वैसे याद हो जाएगा। एकल झिल्ली वाले अंगक कौन कौन होते हैं,
ER, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रसदानी, इन सब के ऊपर क्या है, एक झिल्ली पाई जाती है। याद हो जाएंगे, ये भी सब पढ़ लिया आपने। ये बिना झिल्ली वाले याद कर लो रे। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अपन राइबोसोम को देखते थे, दाने जैसी संरचना थी, हर जगह मिलती है। राइबोसोम, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, बाहर की तरफ कोई झिल्ली नहीं होती। ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, जो अभी तक तो नाम नहीं आया, सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन में काम आता है, एक अंगक होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये याद हो तो कर लो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम राइबोसोम तक याद करो। भाई ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। तो आ जाइए, दोहरी झिल्ली वाले केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लवक हो गया, एकल झिल्ली वाले ER, गोल्जी का, लाइसोसोम, रसदानी हो गया, और बिना झिल्ली वाला राइबोसोम हो गया। इस प्रकार से आपने इतना काम पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपके सिलेबस में जंतु कोशिका का डायग्राम अलग बनाया गया है, पादप कोशिका का डायग्राम अलग बनाया गया है, यानी उनके अंतर आपको आने चाहिए। तो अगला अपना टॉपिक हो जाएगा जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। और वो अंतर कोई नए नहीं है, जो इतनी आपने 4-5 दिनों से जो अंगक पढ़े हैं उन्हीं के अंतर हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जैसे लवक है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो ये अंतर हो गया। और क्या क्या अंतर, आप ऐसा क्या देख सकते हो, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, बट कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। बस इन्हीं में से अंतर निकाल के अंतर लिखना है। तो अपन 5 से तो अंतर पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है डायग्राम, एग्जाम में आ जाएगा। जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। चित्र भी बहुत ईजी है, यदि इनके चित्र तुम्हें आइडिया है, जैसे केंद्र का चित्र पता है, ER का चित्र पता है, गोल्जी का चित्र पता है, तो अब इन सब चीजों को एक कोशिका में फिट कर देंगे और वो कोशिका बन जाएगी। तो इस हिसाब से इतने दिन का नॉलेज है वो आज काम में आएगा आपको डायग्राम बनाने में। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। पहले दोनों चित्र बनाएंगे अपन, फिर कुछ अंतर लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, जंतु कोशिका का चित्र पहले बड़ा सा। आप देखो, चित्र में पहले नहीं बना रहा, साथ साथ ही बना रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहेगी पुराना नॉलेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसमें। तो आ जाइए, जंतु कोशिका बना रहा हूं, तो बाहर की ओर भित्ति तो होगी नहीं, कौन होगी, झिल्ली। तो ये लीजिए, मैंने एक बड़ी सी संरचना ऐसे बना दी। ये बाहर कौन है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गई। ओके, बीच की तरफ कौन होता है, यहाँ केंद्रक होता है, क्योंकि आपको पता है रसदानी पढ़ी है आपने, रसदानी तो पादप कोशिका में होती है इधर, तो वो केंद्रक इधर खिसक जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में बीच की तरफ कौन होता है, केंद्रक। तो ये बीच में मैं बना रहा हूं केंद्रक। अब केंद्रक की संरचना तुम्हें याद होनी चाहिए। केंद्रक में याद थी ना कि छिद्रित झिल्लियां पाई जाती थी, और झिल्लियां भी कितनी थी उसमें, 2 ऐसे केंद्रक में। ये 2 झिल्ली कर दी, देखो मैंने। ऐसे आपको नॉलेज अपना खुद का नॉलेज या इंप्लीमेंट करना है। अब केंद्र के अंदर का थोड़ा सा क्या सीन होता था, केंद्र के अंदर क्रोमेटिन वगैरह पड़े रहते थे, गुणसूत्र वगैरह, ऐसे कुछ गुणसूत्र वगैरह पड़े रहते थे ऐसे, ठीक है। और क्या पड़ा रहता था, इसके अंदर कुछ ऐसे द्रव्य पड़ा हुआ रहता था केंद्रक के अंदर। दिख गया, ये केंद्रक बन गया। अब केंद्रक के साथ ही कौन लगा हुआ रहता था, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे ऐसे ER पड़ी हुई रहती थी आपकी, याद करो ऐसे। ER रहती थी, और ER ऐसी ही नहीं, ER में क्या होती थी, चपटी चपटे ये भी होते थे और नलिकाएं भी होती थी। तो यहाँ पे ER के अंदर ऐसे क्या होती थी, नलिकाएं भी होती थी। ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये खुद के डायग्राम बनाए हुए होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ER के अंदर याद करो, ER भी 2 प्रकार की होती थी, चिकनी वाली ER और खुरदरी वाली। खुरदरी वाली ये वाली होती थी जिसपे राइबोसोम चिपके हुए रहते थे। तो इस पे क्या चिपके हुए रहेंगे, राइबोसोम। ये ध्यान रखना, केंद्र से कनेक्ट हो जाती है ऐसे, ये लो राइबोसोम। नामकरण फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब इस ER के आसपास ही एक कोन और जाली जैसी संरचना बनाती थी, गोल्जिकाय। गोल्जिकाय भी लगभग पुट्टिकाएं होती थी गोल्जिकाय में। तो गोल्जिकाय को दूसरे कलर से बना देता हूँ, यहाँ इधर बना देता हूँ गोल्जिकाय को। ये ऐसा कुछ गोल्जिकाय होती थी कि नहीं होती थी,
ये लीजिए, ये कौन हो गई? गोल्जिकाय। और गोल्जिकाय में से गोल्जिकाय क्या बनाती थी? ऐसे पूड़िया जैसी संरचनाएं पैकिंग होके, तो लाइसोसोम क्या बनाती थी? लाइसोसोम। तो ये लीजिए, यहाँ पे ये बना देता हूं मैं लाइसोसोम। इनके थोड़े नाम लिख लें तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। बताओ ये कौन है? कोशिका झिल्ली। ऐसे चीजों को याद करोगे तो सब याद रह जाएगा। ये कौन दिख रहा है आपको? ये है लाइसोसोम। ये कौन दिख रहा है? ये गोल्जिकाय। गोल्जिकाय। तो फिर ये कौन है? ये है खुरदरी ईआर। खुरदरी ईआर। ये कौन है? चिकनी ईआर। चिकनी ईआर, या इसको आर भी लिख दो, इसको एसईआर भी लिख दो। ये कौन है आपका? केंद्रक। ये ऊपर वाली केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। इतने चीजें और बताए। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना दो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया इधर बना देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी सी संरचना होती थी, इसके अंदर वाली झिल्ली होती थी, उसमें फोल्ड होते थे। ऐसे फोल्ड दिखा दो। ये फोल्ड दिखा दिया। इसके अंदर खुद का डीएनए होता था कि नहीं होता था? ये खुद का डीएनए हो गया। और इसके अंदर बाकी तो क्या भरा हुआ रहता था? लिक्विड। ऐसे देखो, सब संरचनाएं आपको ऐसे याद रहेगी तो कितना बढ़िया बना दोगे। और इसके अंदर खुद का क्या होता था? राइबोसोम भी पड़ा हुआ रहता था। लेकिन अब इसका पूरा डिटेल नहीं लिखनी यहाँ पे इसको ही बता दो कि ये कौन है भाई? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या बाकी रह गया देख लो। इसमें कुछ बाकी रहा तो लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम दिखा दो। राइबोसोम तो पड़ा हुआ रहता है ये जगह जगह। ये लो, ये जो बिना झिल्ली वाली चीजें पड़ी हुई रहती है, ये कौन है? राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है? खुले में भी पड़ा हुआ रहता है, ईआर के ऊपर भी चिपका हुआ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है, लवक के अंदर भी होता है। ऐसे बहुत जगह मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें और जंतु कोशिका में व्यकोल यानी रसधानी भी मिलती है, लेकिन छोटी छोटी मिलती है। तो ये रसधानियां हो गई, कुछ खाली खाली जगह ऐसी। तो ये कौन हो गई? इसमें कुछ पदार्थ पड़ा हुआ रहता है ऐसे। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? रसधानी। ये लीजिए, रसधानी। और जंतु कोशिका में बाकी में अब क्या? लिक्विड भर दो थोड़ा थोड़ा। ये लो, लिक्विड भर दिया बाकी में। तो आप मल्टी कलर पेन से ये डायग्राम सही लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो लिक्विड भर दिया। ये लिक्विड क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये लो, काम हो गया। और ये चित्र किसका हो गया एग्जाम में? ये ऐसा ही बना के आना है। किताब वाला चित्र नहीं बनेगा, वो तो कहीं से प्रिंट लिया गया है। किताब वाला चित्र तो 3D जैसा दिखता है, लेकिन आपको नोटबुक में ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो चित्र बहुत ही, इसमें सारी चीजें अलग अलग आपको नजर आ जाएंगी। चित्र किसका है? ये जंतु कोशिका। देखिए इस चित्र को, कहीं भी आपको लगे कि बहुत ही अच्छा चित्र बन चुका है आपके सामने, सारे नामकरण और सारे अपना नॉलेज फिट बैठता है यहाँ पे। इसके बाद में बनाएंगे पादप कोशिका। आप इसको ढंग से लिख ले। इसमें एक चीज और कोई जरूरत नहीं, वैसे लिखिए इसको। अब बनाते हैं पादप कोशिका। वही पूरा नॉलेज यहाँ पे लगाना है आपका। पादप कोशिका में 2 लेयर तो बाहर ही होती हैं। पहले भित्ति होती है, फिर कोशिका झिल्ली। तो 2 लेयर बाहर बनाएंगे भाई। आ जाओ, मैं बनाता हूं। ये लीजिए 2 लेयर, इनका नाम अभी लिख देते हैं अपन। तो ये कौन है आपकी? कोशिका भित्ति। बाहर ध्यान रखना कौन होती है? भित्ति। फिर ये अंदर वाली लेयर कौन है? कोशिका झिल्ली।
अब कभी भी पादप कोशिका में केंद्रक है वो बीच में मत बनाओ, वो वैक्यूल यहाँ बहुत बड़ी आ जाती है, यानी रसदानी होती है वो बहुत बड़ी आ जाती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ रसदानी, तो एक बड़ी सी रसदानी बना देना आप लोग ऐसे, ये लीजिए ये रसदानी है। रसदानी के अंदर अभी भी पड़ा कोशिका द्रव्य भरा रहता है, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, सब कुछ इसी में भरा रहता है। तो ये बहुत सारा इसमें अंदर भरा रहता है। तो इसका नाम क्या लिखोगे? केंद्रीय रसदानी, केंद्रीय रसदानी। अब केंद्रक वगैरह थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये लीजिए इधर केंद्रक आ गया, ये और केंद्रक में डबल झिल्ली होती है, ये लीजिए ये केंद्रक। अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र वगैरह, ये लीजिए गुणसूत्र, क्रोमेटिन वगैरह। बाकी अंदर क्या होता है? लिक्विड, ये लीजिए। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये कौन है? केंद्रक झिल्ली बाहर वाली, तो और झिल्ली न लिखो, केंद्रक भी लिख दो तो भी चलेगा। और ये पूरे को क्या बोल दूंगा? ऐसे ऐसे पूरे को ऐसे लगा के कि ये कौन है? केंद्रक। ठीक है, अब पूरे ऑर्गन बना दो। केंद्रक के पास कौन होती है? ईआर होती है, ये लीजिए ईआर। और इस ईआर में पाइप वाली संरचनाएं भी होती है, नल वाली संरचनाएं। और आपको पता है इन पे क्या होते हैं? राइबोसोम, ये लीजिए। ये चीजें तो कॉमन है, जंतु कोशिका में भी है, पादप कोशिका में भी है। अब इनका नाम भी लिख दें मैं, तो ये लो, ये कौन है? खुरदरी, ईआर। तो फिर ये कौन है? यह है चिकनी, ईआर। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है भाई, सब में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये लीजिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बना देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली झिल्ली, या आंतरिक वाली झिल्ली। ये इसका खुद का क्या होता है? डीएनए। ये खुद के क्या होते हैं? यहाँ पे राइबोसोम। बाकी क्या होता है? लिक्विड। तो ये कौन हो गया पूरा का पूरा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस ईआर के पास ही कौन होता है? गोल्जिकाय, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय। तो ये कैसा? ये पुट्टिका जैसी संरचनाएं। ये कौन है? गोल्जिकाय। ये लीजिए यहां लिख देता हूं मैं, गोल्जिकाय। चित्र बड़े बड़े बनाना कॉपी में, ये पूरे पेज में आता है चित्र। और गोल्जिकाय के पास ही ये गोल गोल संरचनाएं। ये कौन हो गए? लाइसोसोम, जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम। और ये जो बिखरे हुए रहते हैं कई जगह, ये राइबोसोम। तो ये हो गया राइबोसोम। एक इसमें एक अंग और आएगा, लवक। लवक देखा था वो जंतु में नहीं पाया जाता, हरित लवक। लवक भी बनाना है। लवक कहाँ बना दूं? यहाँ बना दूं। ये लवक डबल झिल्ली वाला होता था ना लवक, ये लीजिए लवक। और इसके अंदर क्या ऐसे कुछ पड़े हुए रहते थे प्लेट जैसे, थाइलकेलॉइड, थाइलेकॉइड। ये तो ये इसको क्या लिख दोगे आप लोग? लवक। ये लीजिए लवक। ये बन गया। शायद इसमें और चित्र में ऐसा कुछ भी नहीं बचा होगा। जो लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम आ गया, ईआर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और लवक आ गया, केंद्रीय रसदानी वगैरह सब आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चित्र किसका है? पादप कोशिका का, पादप कोशिका। तो ये बड़े बड़े नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं से अपन अंतर लिख सकते हैं। तो पादप कोशिका को आप भी अपनी नोटबुक में नोट बनाइए इसको ध्यान से।
अब याद दिया आपने, जंतु कोशिका पादप कोशिका के डायग्राम वगैरह बना लिए होंगे, पूरा अंगक पढ़ लिए होंगे, तो फिर ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बड़े आराम से लिख सकते हैं। 4-4, 5-5 अंतर आराम से, देखिए कितना आसान है। इधर मैंने पादप कोशिका लिखा है, इधर जंतु कोशिका। देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक याद हो गया। आ जाओ, अब पादप कोशिका है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो हरित लवक पाया जाएगा, और जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। बहुत आसान है। अब पादप कोशिका है तो बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है, केंद्र में बड़ी सी रसदानी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसदानियां पाई जाती है। देखो पुराना जो पीछे का नॉलेज है वही अंतर में आ गया है। बस ये नया लग सकता है आपको कि जो पादप कोशिका है उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। ये सेंट्रियोल कक्षा 11 की बायोलॉजी में आएगा या 10 में भी आएगा, जब कोशिका विभाजन, अपने भी है कोशिका विभाजन, इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन वहां सेंट्रियोल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। बहुत ही थोड़ा सा कोशिका विभाजन है, तो ये कोशिका विभाजन में काम में आता है सेंट्रियोल। ये भी अंगक ही होता है, तो ये किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, बट ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये थोड़ा सा आगे की बात आ गई, फिर भी याद रखो कि सेंट्रियोल है, पादप में नहीं पाया जाता, जंतु में पाया जाता है। लास्ट वाला अंतर भी नॉर्मल अंतर है कि पादप कोशिकाएं नियमित आकार की होती हैं, इनके आकार षटकोण जैसा नियमित आकार होता है, और ये जंतु कोशिकाएं अनियमित होती है, बहुत ही अलग अलग आकार में पाई जाती है। अपनी बॉडी में भी आप देखोगे ना, बहुत ही अलग अलग प्रकार की, कोई तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की। तो अनियमित आकार की किसमें पाई जाती है? जंतुओं में, और नियमित आकार की कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पादपों में। ये लो, आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अच्छे से डायग्राम से समझ लिया है और अंतर भी अच्छे से लिख लिया है। अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर आ चुका है, सिर्फ एक पॉइंट बाकी रहा है, कोशिका विभाजन, जो भी ज़्यादा नहीं है। आपके 9th क्लास में 10 मिनट का कोशिका विभाजन और है, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वरना यदि उसको छोड़ देंगे तो अगली क्लास में सिर्फ 10 मिनट का मैटर बन पाएगा। तो आज ही उसको पढ़ा देते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए कोशिका विभाजन, ताकि ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, इसके इतने पार्ट में चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, कोशिका विभाजन। हेडिंग डाल लीजिए कोशिका विभाजन, 5 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा। लिखना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ 9th क्लास में इतना लेवल नहीं है इसका, बहुत ही कम है। देखो ध्यान देना, आप जब जन्म हुआ तो बहुत ही छोटे आकार में होते हैं। जब जीव को वृद्धि करनी होती है, बढ़ना होता है, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात, एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो जब भी जीव को क्या करनी हो? वृद्धि करनी हो। एक बात समझ में आ गई, आप कहीं चोट लग गई, आपको मसल्स बढ़ानी है जिम जाके, तो आपको कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यानी जब भी वृद्धि करनी है तो आपको क्या बढ़ानी है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। या किसी ऊतक की मरम्मत करनी हो, आपको मरम्मत, रिपेयरिंग करनी हो, कहीं चोट लग गई, वापस से घाव बढ़ना हो, तो वहां रिपेयर करना हो, तो वहां कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है? पुरानी वाली कोशिकाएं होती हैं, वो विभाजित होंगी कोशिका विभाजन के द्वारा, और 2 नई कोशिकाएं बना लेंगी। क्या बना लेंगी? 2 नई कोशिकाएं। तो कुछ वर्ड का ध्यान दो, ये जो पुरानी वाली कोशिका होती है वो इन दोनों कोशिकाओं की माँ है एक तरीके से, तो इसको मातृ कोशिका बोलते हैं। भाई वर्ड को याद करो। तो ये जो पुरानी कोशिका होती है उसको कौन सी कोशिका बोलते हैं? मातृ कोशिका। और उसके जो ये 2 कोशिकाएं पैदा हुई है, इसको कहते हैं संतति कोशिकाएं। संतति का मतलब होता है संतान। तो 2 वर्ड याद हो गए। मातृ कोशिका क्या होती है? जो कोशिका विभाजन करती है वो कौन होती है? मातृ कोशिका। और जो नई नई बनती है वो कौन होती है? संतति कोशिकाएं। तो जब एक के द्वारा ये 2 कोशिकाएं बनती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होनी चाहिए। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी? समान। यानी यदि मानव है, मान लो मानव में 46 गुणसूत्र हैं। कितने? तो इस मातृ कोशिका के पास कितने गुणसूत्र हैं? 46। तो इनकी संतानों में भी कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46।
ठीक है। तो ये विभाजन कब काम में आता है, याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जीव को वृद्धि करनी हो और जब जीव को मरम्मत करनी हो, दोनों चीजों में ये वाला विभाजन काम में आएगा। और इस विभाजन को नाम पर याद कर लो, समसूत्री विभाजन। समसूत्री, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्रों का जोड़ा। तो समान होना चाहिए, गुणसूत्र समान होने चाहिए। और यहाँ मेरी कोशिका है, हाथ की कोशिका, उसमें 46 गुणसूत्र है। यदि मैं यहाँ कोई कट लग गया तो यहाँ नई कोशिका बनेगी, वो भी 46 गुणसूत्र वाली बनेगी। गुणसूत्र के बारे में पूछना मत, गुणसूत्र पढ़ा चुका हूँ। केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन होते हैं, विभाजन के समय छड़ जैसे कठोर आकार की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, उनको गुणसूत्र बोलते हैं। ऐसे वाले वो आकृति, ये वाले ये गुणसूत्र होते हैं। तो ये गुणसूत्रों की संख्या, अब ध्यान दो, यदि मात्र कोशिका विभाजन के पश्चात 2 संतति कोशिकाएं बनाती हो और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती हो, ऐसे विभाजन को क्या बोलोगे, समसूत्री विभाजन। और ये विभाजन कब काम में आएगा रे, जब जीव को वृद्धि करनी हो और जब जीव को मरम्मत करनी हो, दोनों जगह ये काम में आएगा। तो एक पोर्शन याद हो गया, नाम भी याद हो गए। अब एक बढ़िया सा विभाजन और होता है जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। नाम से पता है अर्धसूत्री, अर्ध यानी आधा सूत्र हो जाएगा, मतलब गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। जैसे 46 गुणसूत्र हैं तो 23 ही रह जाएंगे जो भी कोशिका बनेगी। तो ऐसी घटना कहाँ पाई जाती है, तो ये घटना तब पाई जाएगी जब जीव क्या करेगा, प्रजनन। प्रजनन का मतलब है जब जीव को नया जीव बनाना हो। जब जीव को नया जीव बनाना हो तो कैसे होगा, एक माता होगी, एक पिता होगा। तो माता के जो प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग, और पिता के कौन, प्रजनन अंग है, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जिसके कारण क्या बनेंगे, अर्धसूत्री कोशिकाएं बनेगी। उनमें गुणसूत्र आधे होंगे। जैसे अपनी बॉडी में 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जब प्रजनन अंग में जब शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे, जैसे पिता की तरफ से क्या बनेंगे, शुक्राणु, और माता की तरफ से क्या बनेंगे, अंडाणु। तो शुक्राणु में ध्यान रखना कितने गुणसूत्र होंगे, 23, और अंडाणु में भी कितने गुणसूत्र होंगे, 23। अब ये दोनों जब जाके मिलेंगे तो फिर वहां पे बनेंगे कितने, 46। बट ये जो यहाँ पे, ये जो पिता ने जो प्रजनन अंगों में विभाजन हुआ है, यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ये माता के प्रजनन अंगों में जो विभाजन हुआ है, ये कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। तो प्रजनन अंगों में जो विभाजन पाया जाता है, जैसे माता के अंडाशय के अंदर विभाजन पाया जाता है अर्धसूत्री। जैसे 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका विभाजित होती है और 23 गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं बना देती है। वो 23 गुणसूत्र वाली कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कोशिकाएं 2 नहीं बनती भाई, यहाँ 4 बनती है। कितनी बनती है, 4। तो याद करो, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका होगी, ठीक है, उसके कितनी संतति कोशिकाएं बनेगी, 4 बनेगी, 4। और चारों में गुणसूत्र इसके आधे आधे होंगे। मान लो यहाँ 46 है तो यहाँ 23, 23, 23, 23 होंगे। तो एक कोशिका के पास कितने गुणसूत्र आए, 23। तो आधा 46 का 23 हो गया, एक से कंपेयर करो आप, 23 हो गया। और 23 हो गया तो इसको कौन सा विभाजन बोलोगे, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कब काम में लिया जाएगा, जब जीव को नई संतान पैदा करनी होगी। तो जब उसको उसके प्रजनन अंगों में युग्मक बनाने होंगे, इनको युग्मक बोलते हैं। अंडाणु को और शुक्राणु को क्या बोलते हैं, युग्मक। युग्मक। तो जब युग्मक बनाने की बारी आएगी तो आपको गुणसूत्र आधे करने होंगे और वो किस विधि द्वारा होंगे, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब आपको समसूत्री अर्धसूत्री में भी पता चल गया विभाजन कैसे होता है, वो भी पता चल गया। चलो समसूत्री में कब होगा विभाजन, वृद्धि और मरम्मत के समय होगा। अर्धसूत्री में प्रजनन के समय होगा। तो वहां पे कितनी कोशिकाएं बनेगी, एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनेगी। इधर एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनेगी। उधर समान गुणसूत्र रहेंगे, इधर गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। आ गया बात समझ में। अब इसको अपन डिटेल में लिख लेते हैं। इतना ही है आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे की क्लासों में इनकी विधि सीखोगे आप कि ये डिवाइड कैसे होता है। तो अब 9th क्लास का आपने पूरा पढ़ चुका है, अभी अपन इसको लिखते हैं। इन 2 लाइनों से शुरुआत करते हैं।
कोशिका विभाजन की परिभाषा आ जाए तो ये लिख देनी है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। बहुत ईजी है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका के बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कह देते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, याद करो, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री को इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं, इसको मियोसिस बोलते हैं। तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हिंदी मीडियम में तो समसूत्री और अर्धसूत्री। फिर हेडिंग डाल लीजिए, पहला समसूत्री। ये समसूत्री विभाजन है, आने लायक है, ध्यान रखना ध्यान से। समसूत्री विभाजन बहुत ही बढ़िया से, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप कोशिकाएं बनाती हैं। 2 बनाएंगी, समरूप, एग्जैक्ट कॉपी होगी उसकी, माँ की कॉपी होगी, दोनों के दोनों सेम गुणसूत्र होने चाहिए। तो इसलिए इस परिभाषा को ढंग से देखो, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ भी आ सकता है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तीनों लाइनें ही बेहतरीन है, तीनों लाइनें याद करनी है। ये बढ़िया सा एक डायग्राम बना दिया। ये देखो मात्र कोशिका है, इसमें गुणसूत्र 4 हैं, मैंने अलग अलग कलर में बनाए ताकि थोड़ा पता रहे आपको। 1 2 3 4 गुणसूत्र हैं। एक धागे को एक गुणसूत्र मानो तो कितने गुणसूत्र है? 4। पहले क्या करेगी मात्र कोशिका में गुणसूत्र डबल करेगी। क्यों करेगी डबल? आप ही सोचो रहे। जैसे 46 गुणसूत्र है अपने पास में, अब उसे 2 कोशिका बनानी है और उनको बराबर 46 देने हैं। तो 46 पहले डबल होने तो चाहिए अपने पास, पहले है 46। तो पहले ये कोशिका क्या करती है? अपने गुणसूत्रों को डबल कर लेती है अपने अंदर ही। तो 46 को डबल कर लेते हैं, जैसे 46 ये 92 कर लेती है अपने अंदर। समझ में आ गया? तो यहाँ 46 होते हैं, पहले इनके अंदर डीएनए और बनता है। ये प्रक्रिया आप 12वीं में 11th में सीखोगे। इसके अंदर ये जो सारी चीजें डबल हो जाती है, कोशिका अंगा के अंदर के गुणसूत्र वगैरह पहले डबल हो जाते हैं। तो ये 92 इकट्ठा कर लेती है, फिर उनको 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, ये 46 दे देती है। तो शुरू में एक के पास 46 है और एंड में जाके दोनों के पास 46 हो गए। तो इसका मतलब गुणसूत्र होने को तो डबल हुए हैं, बट एक एक कोशिका के कितने मिले? 46। तो देखो 4 थे तो उनका एक जोड़ा बना लेती है सेम टू सेम। तो 4 के देखो कितने हो गए? 8 हो गए। फिर 8 में से 4 बांट देती है। तो शुरुआत वाले मैच खा गए। यहाँ 4 हैं तो यहाँ भी कितने हैं? 4। तो यहाँ ही थोड़ी गड़बड़ लगती है लोगों को, लेकिन यहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में वहां संख्या ऐसे मेंटेन कैसे रह गई संख्या। यदि एक कोशिका से 2 कोशिका बनी है तो गुणसूत्र आधे हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो कोशिका क्या करती है? पहले ही गुणसूत्रों को डबल कर लेती है, फिर आधे बांट देती है। तो शुरुआत वाले से मैच खा जाता है। तो ये होती है मात्र कोशिका में 4 है, संतति में भी 4, संतति में भी 4। तो ऐसे वाला गुण, ये जो विभाजन है वो कौन सा विभाजन कहलाता है? समसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री और देख लेते हैं। ये लिख लीजिए, ऐसे 3-4 लाइनें बेहतरीन है और ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है। लास्ट पढ़ेंगे अब। ये अर्धसूत्री और देख लीजिए, वो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना समसूत्री, लेकिन आपको दोनों को समझ में आ चुका है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? जब कोशिका विभाजन के पश्चात संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। याद करनी है, डेफिनेशन आएगी अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो जब कोशिका विभाजन के पश्चात संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह विभाजन तब होता है जब जीव के प्रजनन अंग युग्मक बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये विभाजन तब होता है जब जीव के प्रजनन अंग क्या बनाते हैं? युग्मक। मैंने बताया था ना, युग्मक बनाते हैं, जैसे अंडाणु और शुक्राणु, ये युग्मक होते हैं। ओके, इस विभाजन में एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ 2 गुणसूत्र हैं, फिर ये कोशिकाएं कितनी बन गई? 4, और इनको एक एक गुणसूत्र मिल गया। तो एक एक से कंपेयर करो, इसके पास 2 है, इसके पास गुणसूत्र कितना है? 1 है। ये भी, इसको भी बीच में पहले डबल करने पड़ते हैं, फिर 4 में बढ़ते हैं। जैसे
46 गुणसूत्र है, 46 को पहले डबल होता है तो 46 को डबल कर लेता है, फिर चारों में बराबर बांट देता है, लेकिन पहली कोशिका से तुलना करोगे तो इसमें आधा हो जाएगा। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन, 1 से 4 बन जाएंगी। इतना डायग्राम काफी है 9th के लिए। तो यह आपका पूरा चैप्टर ढंग से खत्म हो चुका है। बस 1-2 मिनट का और बता देते हैं कि अर्धसूत्री और समसूत्री में अंतर आ जाएगा, तो इन्हीं में से 2-4 अंतर निकाल के उनमें अलग अलग लिख देते हैं। तो अपन यहाँ लिख के लेते हैं बोर्ड पे। तो अगली हेडिंग है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, 2-3 पॉइंट उसमें भी लिख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये लीजिए 3-3 अंतर उसी में से निकाल के बढ़िया से लिख दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए, बहुत आसान। इधर समसूत्री है, इधर अर्धसूत्री है। समसूत्री को देखो कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 संतति कोशिकाएं बनती है। इधर कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के क्या होती है, समान, यानी मात्र कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्र समान होंगे। और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या रह जाएगी, आधी, तो अर्धसूत्री हो जाएगा। वर्दी और मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। और प्रजनन के लिए युग्मक बनाने हैं तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। ये लीजिए आपका चैप्टर है, वो इतना बड़ा चैप्टर था ये कोशिका वाला, इसमें एक एक बात को समझा दिया गया है, एक एक बात को लिखा दिया गया है, हर चीज का डायग्राम बना के समझा दिया गया है। तो कोशिका कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। जब आप 10th 11th 12th में पढ़ोगे तो आपको 90% चीजें तो पहले से याद रखी होंगी, क्योंकि यही चीजें वहां जाती हैं और थोड़ा लेवल और बढ़ जाता है। लेकिन ये चीजें अभी याद कर लोगे तो 10th में तो बिल्कुल भी जोड़ नहीं आने वाला आपको। तो आपको यदि ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमें, ताकि आपको सारा बढ़िया कंटेंट एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम में मिलता हुआ रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर अपना यहीं खत्म होता है। कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।